लगातार भड़क रही हिंसा के बीच उपद्रवियों ने एक होटल को आग के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक होटल में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता छिपे हुए थे, जिसके बाद वहां पहुंचकर आंदोलनकारियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक होटल में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 84 लोग झुलसने की वजह से जख्मी हो गए। और वहीं हिंसा तब भड़की जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर चली गईं। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना ने दोपहर करीब 2:30 बजे इस्तीफा दिया और सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह चली गईं। और इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग शोर मचाते हुए प्रधानमंत्री आवास के गेट पर चढ़ गए और फिर शोर मचाते हुए अंदर कूद गए। ढाका में प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसी भीड़ दौड़ते हुए आगे बढ़ी। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों में कई के हाथों में डंडे दिखे, जिन्हें लहराते हुए वो आगे दौड़े। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी तब घुसे जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से जा चुकी थी। उनके जाने की खबर जैसे ही प्रदर्शनकारियों तक पहुंची, वो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए और प्रधानमंत्री आवास में शेख हसीना के कमरे तक पहुंच गए। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे। खूब हिंसा हुई थी। कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी और इसी हिंसा के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। और उनके प्रधानमंत्री आवास से जाने के बाद तो वहां की सूरत ही बदल गई, क्योंकि लोगों ने केवल प्रधानमंत्री आवास के परिसर में ही हंगामा नहीं किया, बल्कि वो पीएम के कमरे तक पहुंच गए। एक आदमी तो प्रधानमंत्री के कमरे में लगे बेड पर लेट गया। वो किसी राजा की तरह आराम से लेटा और अपना वीडियो बनवाया। इस बीच एक और आदमी प्रधानमंत्री के कमरे की दूसरी चीजें देखता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में बने हॉल पर भी कब्जा कर लिया और वहां सालों से लगी शेख हसीना की तस्वीर उतार दी। इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यानी जिस प्रधानमंत्री आवास में कुछ घंटे पहले तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रहती थी, उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि करीब 300 लोगों की जान चली गई। और इसी बात से भड़के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में कोहराम मचा दिया। हजारों की भीड़ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर ऐसे टूटी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। और उनके गुस्से का पहला शिकार बनी वहां खड़ी एक कार। प्रधानमंत्री आवास में घुसे उन प्रदर्शनकारियों ने आओ देखा ना ताओ वो उस कार पर टूट पड़े। उसके एक एक शीशे को चकनाचूर कर दिया। किसी ने लाठियां बरसाई तो किसी ने बड़े बड़े पत्थर मारे। इस बीच एक आदमी उस कार के बोनेट पर जाकर खड़ा हो गया और एक कुर्सी से उसने पूरी ताकत से उस कार पर कई वार किए। उन प्रदर्शनकारियों ने वहां ऐसा उत्पात मचाया कि महज 10 सेकंड में वो कार कबाड़ में बदल गई और किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि हजारों की तादाद में आए उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर ऐसे कब्जा जमा लिया जैसे वो उन्हीं का घर हो। जहां तक निगाह गई भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। इनमें कई लोग तो हाथों में हथियार लहराते भी नजर आए। कोई बगीचे में आराम फरमाता दिखा तो किसी ने वहीं बैठकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हजारों की तादाद में वहां आए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास के एक भी कोने को नहीं छोड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास को बुरी तरह उजाड़ दिया। वहां घुसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही प्रधानमंत्री और उनके कर्मचारियों के लिए बनाए गए खाने पर भी टूट पड़े और वहां मुफ्त की दावत उड़ानी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में कई लड़के वहां रखे बड़े बड़े पतीलों को घेर कर खड़े नजर आए। उनमें किसी पतीले में चावल था तो किसी में चिकन। वो लड़के बिना रुके उसे खाते नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक वो पतीले खाली नहीं हो जाते। इस दौरान उनके पीछे लगातार तोड़फोड़ चलती रही। कोई कुर्सियां फेंकता रहा तो किसी ने खिड़कियां तोड़ी, लेकिन वो लड़के अपने काम में लगे रहे। उनमें एक लड़का तो प्रधानमंत्री आवास के रसोई घर में घुसा और वहां से एक जिंदा मुर्गा उठा लाया। वो अपने हाथ में उस मुर्गे को लेकर वहां काफी देर तक घूमता रहा। इस दौरान उसने अपने किसी दोस्त को वीडियो कॉल किया और प्रधानमंत्री आवास की बुरी हालत भी दिखाई, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। वहां हजारों की तादाद में घुसे लोगों के हाथों में जो लगा वो उसे उठाकर चलते बने और जितना हो सका उतना सामान वहां से लूटने की कोशिश में लगे नजर आए। कुछ लोगों ने पीएम आवास की लाइब्रेरी पर धावा बोला और उसे खाली कर दिया। उन लोगों ने किताबों को झोलों में भरा और वहां से निकलते गए। जो किताबें काम की नहीं लगी उन्हें जमीन पर गिराया और उन्हीं पर खड़े नजर आए। उनमें कई लोगों ने अपने पसंद की किताबें चुनी और उन्हें उठाकर वहां से टहलते हुए बाहर निकल आए।
कुछ इसी तरह का हाल शेख हसीना के दफ्तर का भी रहा। प्रदर्शनकारियों ने वहां रखे कई कंप्यूटर पूरी तरह बर्बाद कर दिए। किसी ने पास रखी मशीनों की हार्ड ड्राइव निकाली तो किसी ने कंप्यूटर की तारों पर हाथ साफ कर दिए। मतलब जिसके हाथ जो लगा वो उठा लिया गया, फिर चाहे वो काम का हो या ना हो। कुछ लोग तो पुलिस की शील्ड तक उठा ले गए और जिनके हाथ कुछ नहीं लगा उन्होंने उस बिल्डिंग में इतनी तोड़फोड़ की कि बाकी बचा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि बांग्लादेश सुलग उठा, उन्होंने ढाका में 2 अखबारों के दफ्तरों पर हमला कर दिया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते बांग्लादेश पर सियासी संकट आ गया, क्योंकि वहां की एक बड़ी आबादी का गुस्सा शेख हसीना पर फूटा। इस गुस्से से उनका दफ्तर भी नहीं बचा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ढाका में अवामी लीग पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी, जिसके दफ्तर पर लगे बोर्ड को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाला। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी नहीं छोड़ी और ढाका में लगी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़ गए। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की। एक आदमी तो मूर्ति के ऊपर चढ़ गया और मूर्ति के कंधे वाले हिस्से को तोड़ने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। उन्हें वहाँ बंग बंधु के नाम से जाना जाता है और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। और माना जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी निशाना बनाया। हिंसक प्रदर्शन के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। और अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना ने केवल प्रधानमंत्री पद ही नहीं छोड़ा, बल्कि वो देश छोड़कर भाग गई। वो सेना के एक हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश से निकली। बांग्लादेश के मीडिया ने जानकारी दी कि केवल शेख हसीना ही नहीं, बल्कि उनकी बहन शेख रेहाना ने भी देश छोड़ दिया। जबकि इससे पहले खबर सामने आई कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम एक संदेश रिकॉर्ड करेंगी और देश को संबोधित करेंगी। लेकिन बांग्लादेश के मीडिया ने बताया कि उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लोगों के गुस्से और हिंसा के बीच ढाका में हालात बिगड़ गए। हाहाकार मच गया और शेख हसीना देश छोड़ने से पहले लोगों से बात नहीं कर पाई और आनन फानन में बांग्लादेश छोड़कर निकल गई। थोड़ी देर बाद खबर आई कि शेख हसीना भारत पहुंची और उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना भारत होते हुए लंदन जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने इस पर मोहर नहीं लगाई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने साफ बोल दिया कि उन्हें नहीं पता कि शेख हसीना कहां गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनका पूरा फोकस बांग्लादेश के हालात सुधारने पर है और इसीलिए उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने पर जोर दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां अंतरिम सरकार बन भी गई और सेना ने जश्न मनाया। सैनिकों ने अपनी बंदूकें ऊपर करके ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया गया कि बांग्लादेश की सेना ने वहां अंतरिम सरकार बनने का जश्न मनाया, क्योंकि डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल की अगुवाई में वहां अंतरिम सरकार बन गई। और इसके अलावा कई रिटायर्ड जज और सेना के पूर्व अधिकारियों को भी अंतरिम सरकार का हिस्सा बनाया गया। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनने के बाद, या यूं कहें कि शेख हसीना के गद्दी से हटने के बाद, लोगों ने भी जश्न मनाया और सड़कों पर मार्च निकाला, क्योंकि 2 दिन से बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वालों की केवल और केवल एक ही मांग थी और वो मांग थी शेख हसीना का इस्तीफा। और उनकी ये मांग पूरी होते ही बांग्लादेश में सियासी उलटफेर हो गया। नौबत यह आ गई कि शेख हसीना को एक बार फिर अपने देश से भागना पड़ा। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद शेख हसीना और उनकी बहन ने भारत में शरण ली थी, क्योंकि तब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और उस समय शेख हसीना अपनी बहन और पति के साथ जर्मनी में थी। उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ था। ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन को राजनीतिक शरण दी थी। और तब के अखबारों के मुताबिक शेख हसीना दिल्ली के पंडारा रोड में 6 साल तक दुनिया से छुपी रही थी। और फिर 1981 में शेख हसीना भारत छोड़कर वापस बांग्लादेश चली गई थी। लेकिन कई साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए और एक बार फिर शेख हसीना ने भारत का रुख किया। हिंसा के बीच वो देश छोड़कर भागी और भारत पहुंची। हालांकि खबर आई कि इस बार वो ज्यादा समय तक भारत में नहीं रुकेंगी, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना ने भारत से शरण नहीं मांगी है। क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि शेख हसीना ने भारत से शरण नहीं मांगी है और भारत से होते हुए वो किसी और देश की ओर बढ़ जाएंगी। और सूत्रों के मुताबिक वो यूके जा सकती हैं और लंदन में शरण ले सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए वो यूके की सरकार के संपर्क में है, क्योंकि उनकी बहन शेख रेहाना के पास यूके की नागरिकता है। और बांग्लादेश छोड़कर भागी शेख हसीना भी यूके में ही शरण लेना चाहती हैं। और खबर है कि वहां से हरी झंडी मिलते ही वो भारत से लंदन रवाना हो जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश के मौजूदा हालात में शेख हसीना की जल्द वापसी मुश्किल दिखी और अब सेना की मदद से वहां अंतरिम सरकार भी बन चुकी है। सत्ता संभालने के बाद आसिफ नजरुल ने बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने सड़कों पर उतरे छात्रों और लोगों से धैर्य रखने की अपील की और उन्हें जल्द ही अच्छी खबर मिलने का भरोसा दिया।
क्योंकि उनके मुताबिक अब बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और आसिफ नजरुल की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान वहां के जाने माने लेखक हैं और आसिफ नजरुल भी एक लेखक है। इसके अलावा वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। वो कई मुद्दों पर वहां की सरकार की आलोचना करने की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। बताया गया जिस वक्त सेना ने अंतरिम सरकार बनाई उस समय बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी के नेता भी वहां मौजूद थे। यानी बांग्लादेश में सियासी उलटफेर विपक्ष की रजामंदी से हुआ। और बांग्लादेश में पिछले 2 दिन से चल रही इस भयंकर हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। मतलब आरक्षण के मुद्दे पर हुई हिंसा में पिछले 3 हफ्तों के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए पूरे देश में हिंसा शुरू कर दी थी। हालांकि 2 दिन पहले हिंसा शुरू होने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया था। 3 दिनों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था। ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई थी। हालात बिगड़ने पर ढाका और आसपास के इलाके में मौजूद 3,500 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए गए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन इसके बाद भी उपद्रवियों ने ढाका समेत कई शहरों में हिंसा का दौर जारी रखा। उपद्रवियों ने ढाका शहर में शॉपिंग सेंटर समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। वहां के मीडिया के मुताबिक उपद्रवियों ने एक इलाके में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या तक कर दी थी। आरोप है कि उपद्रवियों ने सिराजगंज नाम के शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था जिसमें 13 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। और 2 दिन पहले हिंसा का यह दौर तब शुरू हुआ था जब पिछले महीने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नाहिद इस्लाम नाम के छात्र कुछ दिन पहले बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे मिले थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें बेहोश होने तक पीटा था। आरोप है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इशारे पर आंदोलन खत्म करने के लिए पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया था और उसी वजह से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उन्हें उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी पहने कुछ लोग उन्हें गाड़ी में बैठाते नजर आए थे। 24 घंटे बाद नाहिद इस्लाम एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के लोगों ने उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। आरोप है कि नाहिद इस्लाम से पहले उनके 2 दोस्तों को 19 जुलाई को पुलिस ने उठा लिया था। उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया था और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया था। लेकिन 26 जुलाई को सभी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के बाद सभी से आंदोलन खत्म करने को लेकर वीडियो तक बनवाए गए थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। बाद में नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो सरकार गिरने तक प्रदर्शन जारी रखें, जिसका नतीजा यह हुआ कि हजारों की संख्या में छात्र शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। 2 दिन तक चले हिंसा के दौर के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ गया। 76 साल की शेख हसीना इसी साल की शुरुआत में 4थी बार प्रधानमंत्री बनी थी और उनकी पार्टी अवामी लीग ने 300 में 204 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया था। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश की आरक्षण की व्यवस्था शेख हसीना के गले की हड्डी बन गई। शेख हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन की अगुवाई की थी और बांग्लादेश बनने के बाद उनके साथ आजादी की जंग लड़ने वालों को आरक्षण देने का सिस्टम बनाया था। 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया था। मोटे तौर पर स्वतंत्रता सेनानी कोई और नहीं बल्कि मुजीब की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता थे, जो पहले खुद आरक्षण का फायदा लेते रहे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चों को यह फायदा मिलता रहा। 2018 में जब छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो शेख हसीना ने आरक्षण ही खत्म कर दिया था। लेकिन जून में ढाका हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया था। शेख हसीना सरकार ने कोर्ट के फैसले को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को घटाकर 7% कर दिया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 5% आरक्षण दिया गया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। आरोप ये लगे कि शेख हसीना ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को आरक्षण का फायदा पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। वहां की मीडिया के मुताबिक पिछले महीने आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो विदेश भाग गई। 2 साल में बांग्लादेश भारत के पड़ोस में मौजूद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया जहां जान बचाने के लिए राष्ट्र प्रमुख को देश छोड़कर भागना पड़ गया। इससे पहले श्रीलंका में ऐसे हालात बने थे। 8 जुलाई 2022 को श्रीलंका सरकार ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को वहां से भागना पड़ गया था। इस बीच बांग्लादेश में चल रहे बवाल को देखते हुए सीमा की सुरक्षा में जुटी बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर पहरा बढ़ा दिया। बीएसएफ ने सीमा पर बनी सभी चौकियों को हाई अलर्ट पर कर दिया। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई थी, क्योंकि बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बांग्लादेश के साथ भारत कुल 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। इनमें बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर सीमा अकेले पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। सीमा पर दोनों देशों की तरफ से जगह जगह चौकियां बनी हैं, जहां सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में चल रहे बवाल के दौरान भारत ने अपनी चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी। त्रिपुरा में तो सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के साथ भारतीय सेना को भी तैनात कर दिया गया। ये जो बांग्लादेश जाने आने का ये जो रोड है, खौड़ा रोड, ये पूरा सील कर दिया गया है। सीमा पर पहरा बढ़ाने के साथ ही बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके का दौरा किया। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सीमा के नजदीक के इलाकों की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया। 100 बात की एक बात यह है कि शेख हसीना का सत्ता से जाना भारत के लिए भी एक चुनौती है। पिछले महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। 2008 से हसीना ने वहां सत्ता संभाली हुई थी और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन सालों में काफी मजबूत हुई थी, लेकिन साथ ही शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगते रहे थे। इस साल तो जो चुनाव हुए उनमें विपक्ष ने हिस्सा ही नहीं लिया था। भारत ने हमेशा हसीना का साथ दिया और शेख हसीना ने भी भारत का साथ दिया। बांग्लादेश की धरती पर पहले जो भारत के खिलाफ आतंकी पनपते थे, उन्होंने उनका लगभग सफाया कर दिया था। उनके तानाशाही रवैये की अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने आलोचना की, लेकिन भारत ने हमेशा उनका साथ दिया। शेख हसीना के हटने के बाद अब वहां सेना ने अंतरिम सरकार बनवा दी। भारत को बहुत संभल कर अब उससे डील करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन शेख हसीना के विरोधियों को किसी न किसी तरीके से शह देते रहे हैं। हसीना के कार्यकाल से पहले भारत विरोधी आतंकी ताकतों को भी वहां शरण दी जाती रही और पाकिस्तान फिर से उन्हीं कोशिशों को हवा दे सकता है। चीन वहां फिर से सड़क, बिजली, बंदरगाहें बनाने के नाम पर लोन देने का लालच दे सकता है, जो खेल चीन पाकिस्तान और श्रीलंका में करता आया है। मालदीव और नेपाल में भी चीन इसी तरह के पैंतरे अपनाता है। वही चुनौती अब भारत के लिए पूर्वी हिस्से में भी खड़ी हो सकती है। शेख हसीना की सरकार ने भारत को बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को कनेक्ट करने का रास्ता खोला था। उस पर संकट खड़ा हो सकता है अगर अगली सरकार उसमें अड़ंगा डालती है तो। पाकिस्तान वहां कट्टरवादियों की सरकार बनवाना चाहता है। ऐसी सरकार भारत के खिलाफ रुख रख सकती है। पाकिस्तान और चीन के लिए भारत को घेरने का ये एक नया मोर्चा खुलने का खतरा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वहां का गारमेंट एक्सपोर्ट। दुनिया भर में बांग्लादेश में बने कपड़े बिक रहे थे, लेकिन कोविड के बाद इस उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था और वियतनाम के गारमेंट से भी बांग्लादेश को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अर्थव्यवस्था पर संकट आ रहा था और उसके बाद शेख हसीना पर तानाशाही के इल्जाम बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए थे, जिसमें जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी खालिदा जिया की बीएनपी को भी पाकिस्तान के ही करीब माना जाता है। उसके ऊपर आरक्षण विरोधी छात्रों का आंदोलन हो गया तो पूरा माहौल हसीना के खिलाफ बना और उनको देश छोड़ना पड़ गया। अब इस नई चुनौती में एक अहम पॉइंट यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि चीन को एक और ठिकाना मिल जाए इस इलाके में। म्यांमार में चीन का दखल है, नेपाल में वो अपना दखल बढ़ा रहा है, भूटान तक में अपना दखल बढ़ाना चाहता है, मालदीव में नई सरकार के साथ चीन खड़ा है, श्रीलंका में अपने हाथ जलाने के बावजूद चीन कोशिश में है कि वहां फिर से पैसा देने के नाम पर एंट्री कर ले, और पाकिस्तान को तो चीन ने अपने अंगूठे के नीचे ही दबा रखा है। यानी भारत के चारों तरफ चीन अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। आगे जाकर पता चलेगा कि शेख हसीना की सरकार गिराने का माहौल बनाने के लिए
पाकिस्तान के जरिए चीन किस किस को शह दे रहा था। अमेरिका भी यह नहीं चाहेगा कि इस इलाके में चीन की पैठ और बढ़े, लेकिन अमेरिका अभी अपने चुनावों में उलझा है, यूक्रेन में उलझा है, इजराइल और ईरान में उलझा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए बड़ी चुनौती है। 100 बात की एक बात। और